पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, मैं स्वाति शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज। आम के बागों में तना छेदक कीट की समस्या एवं निदान। खेतों में खड़ी 1 माह की अलसी की फसल में समसामयिक प्रबंधन। सूखे चारे को इकट्ठा करने वाली मशीन की उपयोगिता एवं कार्यक्षमता पर जानकारी। आम के बागानों में आजकल एक बहुत ही विनाशकारी कीट तना वेधक का प्रकोप देखा जा रहा है, जो देखते ही देखते पूरे वृक्ष को सुखा देता है और रासायनिक दवाओं के छिड़काव भी कभी कभी बेअसर साबित होते हैं। इसलिए इस कीट के समन्वित नियंत्रण हेतु आज हम लेकर आए हैं ये खास अंश, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। फलों की यदि बात करें तो आम के बागान उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर स्थापित किए गए हैं और आम के बाग में आने वाले फरवरी माह से बोर और फल आने का समय होता है। तो किसान भाइयों, आम के बागान से भरपूर उत्पादन के लिए यह जरूरी है कि आम के बाग को कीटों एवं रोगों से मुक्त रखा जा सके, जिससे आम के पौधों को मिलने वाले पोषक तत्वों में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचे। वैसे तो आम के बागान में विभिन्न प्रकार के रोग एवं कीटों का प्रकोप होता है, जिनके प्रबंधन पर हम जानकारी अपने कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर प्रस्तुत करते रहते हैं। लेकिन आज यहाँ चर्चा करेंगे आम का मुख्य कीट तना छेदक के संबंधित प्रबंधन पर, क्योंकि इस कीट का यदि प्रकोप हो जाता है तो आपके बागानों को ये काफी क्षति पहुँचाते हैं, जिससे फलन एवं उत्पादन काफी प्रभावित होता है। इसलिए किसान भाइयों, आम के बाग में लगने वाले तना छेदक कीट के संबंधित प्रबंधन पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारतवर्ष के फल वृक्षों में आम का सर्वोपरि स्थान है और इसके बाग अपने राज्य उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड पर व्यापक पैमाने पर किसान भाइयों ने लगा रखे हैं। वैसे तो आम के बाग में अनेक प्रकार की कीट व्याधियों की समस्याओं का सामना प्रतिवर्ष किसानों को करना पड़ता है, परंतु इसमें एक बहुत ही विनाशकारी कीट तना छेदक की समस्या सबसे जटिल है। इस कीट की क्षति का आकलन 2 से 4 वर्ष बाद किया जाता है और ये कीट जिस वृक्ष में लग जाता है उस पूरे पेड़ को समाप्त करके ही छोड़ता है। इसका प्रौढ़ कीट पंखदार काटने कुतरने वाले मुखांग युक्त होता है। इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं: अंडा, भ्रंग, कृमिकोष और प्रौढ़। इसकी लार्वा अवस्था सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है और इसका लार्वा सफेद मोटा 1.5 सेंटीमीटर व्यास का पीले रंग के मुख वाला स्प्रिंग आकार की रचना लिए होता है।
इसकी मादा नर से निषेचित होने के बाद मुख्य तने से निकली मुलायम शाखाओं के बीच में अंडे देकर मर जाती है। इसके बाद इससे लार्वा निकलता है और वो लार्वा अपने काटने वाले मुखांगों से तने को काटकर धीरे धीरे छेद बनाता है और तने के अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद ये कीड़ा पेड़ के पिथ या वेस्कुलर वेंडिस को खाना शुरू कर देता है और खाते समय ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ता जाता है अपने पीछे स्क्रीटा या मल को छोड़ता जाता है। किसान भाई अपने बगीचे में प्रभावित पौधों को देखेंगे तो तने पर एक विशेष प्रकार का छेद दिखाई देता है और छेद के ऊपर जाले जैसी छोटी छोटी लकड़ी के बुरादे के समान संरचना निकलती दिखाई देती है। यह कीड़ा तने के बीच में घुसकर 3 से 5 फीट अंदर तक चला जाता है। तीव्र प्रकोप की स्थिति में पूरा तना एवं वृक्ष सूख जाता है, जिससे बागान पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं इसके प्रभावी नियंत्रण की। तो सर्वप्रथम हम बगीचे में जाकर देखें और जहां हमें छेद दिखाई दे तो उसमें हम लोहे के तार को छेद में डालकर उसमें फंसाकर कीट को मार दें। इसके अतिरिक्त आप प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करें, जिससे प्रौढ़ कीटों को नष्ट करने में सहूलियत रहती है। पेड़ के छिद्रों में लोहे की तीली डालने के बाद मिट्टी के तेल में भीगी हुई रुई एवं 3 ग्राम कार्बारिल 50% धूल को डालकर इन छिद्रों को गीली मिट्टी से बंद कर दें, जिससे अंडे से निकलने वाले सभी ग्रब नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप आम के तनों पर 5 ग्राम कार्बारिल 50% धूल को प्रति किलोग्राम गीली मिट्टी के लेप बनाकर तनों में लगा दें तथा ऊपर से एक पॉलीथीन बांध दें। इससे इस कीट का ग्रब तनों के ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएगा और नियंत्रण हो जाएगा। परंतु बागान के सतत निरीक्षण के दौरान कहीं आपको कोई पुरानी प्रकोपित शाखा दिखे तो उसे काट दें और कटे हुए भाग पर बोर्डो पेस्ट का लेप कर दें। साथ साथ बाग की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाग में किसी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, आपके आम के बागान में तना छेदक के नियंत्रण हेतु उपर्युक्त बताई गई प्रबंधन प्रणाली में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। बस तेज नजर और थोड़ी सी मेहनत के बाद आप इस कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। तिलहनी फसल अलसी की बुआई संपन्न हो चुकी है और अब आगे फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कुछ विशेष प्रबंधनों को अपनाना होगा, जिसकी पूरी जानकारी हेतु देखिए संवाददाता धीरज पाल सिंह की ये रिपोर्ट। तिलहनी फसल अलसी की प्रदेश के सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों सहित असिंचित क्षेत्रों में मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है और जिन किसान भाइयों ने इसकी फसल बो रखी होगी वो फसल 25 से 40 दिनों की बढ़वार अवस्था पर होगी और इस समय इसमें खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं की जाती हैं, जिनको हमारे किसान लापरवाही वश उचित ढंग से नहीं करते। परिणाम स्वरूप अलसी में उत्पादन तथा तेल की प्रतिशत मात्रा में कमी आती है। अंततः आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। अतः किसान भाइयों, अलसी से बेहतर उत्पादन प्राप्ति हेतु इन सस्य क्रियाओं की वैज्ञानिक जानकारी हेतु हम आपको मिलवा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी के विषय विशेषज्ञ से। इससे जितना भी हमारा पेंट का उद्योग है, बार्निश है, पेंट है, इसमें बहुतायत से इसकी जो है तेल की खपत होती है और बड़ा महंगा बिकता है। अलसी आमतौर पर ऐसी फसल है जो कम पानी चाहती है कि इस समय हमारी अलसी की फसल लगभग 1-1.5 महीने की हो रही है। ऐसी स्थिति में इस समय जो खड़ी फसलें हैं और वातावरण का प्रभाव, वर्षा, पाला, कोहरा इत्यादि, इन सब से बचाव के लिए और क्या क्या बातें ध्यान देने हैं, उनमें सबसे पहली बात तो आती है कि खेत में जो फसल खड़ी है उनमें खरपतवार बड़ी तेज़ी से इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए खुरपी से इसकी निराई, गुड़ाई बहुत आवश्यक है। कहीं कहीं चूँकि महीन बीज होता है और पौधे काफ़ी घने हो जाते हैं, तो शुरुआती दौर में 25-30 दिन की अवस्था में यदि घने पौधे इसके निकाल दिए जाएं तो पौधों की संख्या जो है वो पर्याप्त खेतों में हो जाएगी। आमतौर पर जैसे हमने अभी बताया कि अलसी की फसल असिंचित क्षेत्रों में होती है,
पर्याप्त नमी खेतों में हो तो फिर सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां सिंचित रूप में भी हम अलसी की फसल लेते हैं। पहली सिंचाई बुवाई के 35 दिन बाद और दूसरी सिंचाई जिस समय फूल समाप्त हो रहे हों और उसमें घुंडियाँ बन रही हों, फलियाँ बन रही हों, इस समय यदि किसान भाई इनमें हल्की सिंचाई कर देते हैं तो अलसी की बहुत अच्छी पैदावार ली जा सकती है। चूँकि अलसी तेल वाली फसल है और ये सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों को ज़मीन से खींचती है, इन हालातों में जो हमारे असिंचित इलाके हैं वहाँ 50 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम गंधक की अनुशंसा की गई है। इतना उर्वरक जो है वो असिंचित क्षेत्रों में आमतौर पर पूरा का पूरा वेसल ड्रेसिंग में डाला जाता है और जो क्षेत्र हमारे सिंचित के हैं वहाँ 100 किलोग्राम करीब नत्रजन लगती है, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गंधक की सिफारिशें की गई हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास और गंधक इनकी सभी संपूर्ण मात्राएं बुवाई के समय डाली जाती हैं। शेष नत्रजन जो बचती है वो पहली सिंचाई जो 35 दिन पे कर रहे हैं तो सिंचाई के बाद इसकी टॉप ड्रेसिंग शेष बची नत्रजन की कर देने से हमारे सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। दूसरी बात एक और इस समय ध्यान देने की है कि बदली हो रही है, वर्षा होने वाली है, कोहरे की संभावनाएं हैं, पाला की संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए इसमें 1, 2, 3 बीमारियां जो है इस तरीके की आ जाती हैं, जैसे कि झुलसा की बीमारी है। झुलसा में कत्थई रंग के सफ़ेद गोल धब्बे बनते हैं जो ऊपर की तरफ पौधे को प्रभावित करते हैं और पौधे की जो है वो फसल जो है पैदावार कम हो जाती है। तो इन हालातों में ZN डाइथेन M45 Z78 ये 2 दवाएँ 2 से 2.5 किलोग्राम मात्रा इनकी लेकर के 500-600 लीटर पानी में घोल बना करके यदि हम छिड़काव कर देते हैं तो हमारी झुलसा से बीमारी से सुरक्षात्मक उपाय हो जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी और आगे आने वाले समय में हमारी इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। डेयरी व्यवसाय में पशुओं की आहार पूर्ति में सूखे चारे का प्रमुख स्थान है, लेकिन किसानों के सामने इस चारे के संग्रहण की एक विकट समस्या रहती है, क्योंकि इसके भंडारण के लिए अधिक समय लगने के साथ साथ अधिक स्थान की भी आवश्यकता होती है। लेकिन दोनों समस्याओं के समाधान हेतु एक मशीन का आविष्कार हुआ है। इसकी जानकारी हेतु देखिए ये प्रस्तुति। हमारे प्रदेश के लगभग सभी किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय करते हैं और लाभ भी कमाते हैं।
चूँकि पशुपालन में कुल व्यय का लगभग 70% भाग पशुओं के आहार पर खर्च होता है, जिसमें सूखे चारे का महत्वपूर्ण योगदान होता है और ऐसे में जरूरत है कि पशुओं को वर्ष भर चारे की उपलब्धता बनाए रखना, क्योंकि हमारे किसान फसलों की कटाई के बाद सूखे चारे को रखने की जगह के अभाव में यूं ही खुले में छोड़ देते हैं, या जिन किसानों के पास चारे को रखने के लिए थोड़ी बहुत जगह भी होती है उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे वे अपने संपूर्ण चारे को एक जगह भंडारण नहीं रख सकते हैं। परिणाम स्वरूप वर्षा आदि के चलते चारा खराब हो जाता है। तो किसान भाइयों, क्या है इस समस्या का विकल्प? जी हाँ, है आपकी इस समस्या का समाधान। हम जानकारी लाए हैं एक ऐसी मशीन के बारे में जो कि कम जगह एवं कम श्रम में आपके चारे को आसानी से जमा कर रख सकते हैं और आपके पशुओं की आवश्यकता अनुसार इस चारे को उपयोग कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज लवानिया से। अक्सर अपन देखते हैं कि जब भी अपन गोदाम में भूसा खाली करवाते हैं, उस भूसा को गोदाम तक पहुंचाना आसान काम है, क्यों गाड़ी आ रहा है। उसके बाद उसको एक तरकीब से जमाना, कम से कम स्पेस में और हर स्पेस का इस्तेमाल करना, ये मैन्युअली तौर पे बड़ा कठिन काम हो जाता है। क्योंकि एक ट्रक में अगर भूसा आपने मंगवाया है तो करीब 10 टन तक भूसा आ जाता है, कई बड़े ट्रक में 13 टन तक भूसा आ जाता है। अब उस भूसे को अपने गोदाम में खाली कराना है। गाड़ी से गोदाम तक पहुंचाना आसान काम है, गोदाम से उसके हर कोने में और इतना स्पेस है, उस स्पेस में उस भूसे को सही तरीके से भरना ताकि कम से कम क्षेत्रफल में एरिया में भूसा अपन जमा कर सकें। इसके लिए अपन आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक मशीन, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक कार्यालय है भोपाल के अंदर, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे काम करते हैं। उन्होंने इस तरह का एक मशीन डेवलप किया है। 10 हार्स पावर की मोटर उस मशीन में लगा हुआ है और कीमत उसका 50,000 रुपये है, जो कि 8 घंटे में आपके 10 टन भूसे को गोदाम में बड़ी तहजीब से यानी व्यवस्थित रूप से जमा कर देता है। और जबकि इसी चीज़ को अपन अगर मैनुअली देखेंगे तो वहीं अपन को कम से कम 20 लेबर लगाना पड़ता है और वो भी इतना काम सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाता है। जिस ढंग से ये इस मशीन से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जिस ढंग से भूसे को मशीन से लिफ्ट करके और बिल्कुल कोने कोने में तक उसको पहुंचाया जा रहा है ताकि हर स्पेस को अपन उसके इस्तेमाल कर सकें। यहाँ अपन एक दोनों के तरीके में, कॉस्ट के तरीके में एक समाकलन करें तो अगर अपन 20 लेबर लगाए हैं उस 10 टन भूसे को खाली करने जमाने के लिए गोदाम में, उसका करीब 4,000 रुपये का खर्चा आता है। और इस मशीन से अगर हम बात करें तो करीब इसमें 1,000 रुपये का डीजल आता है, जो 50 लीटर का जो टंकी ट्रैक्टर का होता है वो 2 दिन काम चल जाता है। और उसके अलावा 2 मजदूर आपको लगाने होते हैं। ये आपको मात्र 1,600 रुपये में ही खर्चा पूरा हो जाता है। इसलिए मेरा उन किसान भाइयों से निवेदन है जो डेयरी चला रहे हैं और जो बेमौसम बचाव करने के लिए चारे का संरक्षण करते हैं या भूसा को भर के रखते हैं, अगर वो किसान इस मशीन को अगर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक अपनी मैन पावर को बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ ताकि एक जो खर्चा जो होता है उसको गोदाम तक पहुंचाने का, गोदाम में जमा करने का, उस खर्चे को भी अपन काफ़ी कम कर सकते हैं। जिन किसानों ने चने की फसल लगाई है वो फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी और इस फसल से अधिकतम उपज लेने के लिए वर्तमान में कौन कौन से समसामयिक कार्यों को किया जाए, आइए देखते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। दलहनी फसलों में चने का प्रमुख स्थान है और हमारे जिन किसान भाइयों ने चने की फसल लगा रखी होगी वह बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर होगी। यह अवस्था उत्पादन एवं गुणवत्ता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अतः इसमें समय समय पर की जाने वाली सस्य क्रियाओं जैसे खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई तथा पौध संरक्षण आदि को अमल में लाना आवश्यक होता है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते।
जिसका खामियाजा उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज के रूप में उठाना पड़ता है। हमारे रिपोर्टर ने भ्रमण के दौरान जिला रतलाम के कृषक राजेश गोस्वामी से संपर्क किया, जिन्होंने चने की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि वे अपनी फसल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं। मैंने करीब 1 हेक्टेयर में डॉलर चने की बुआई की है। में हमारी फसल 30 से 35 दिन की हुई है और इसमें हम निंदाई गुड़ा का कार्य करवा रहे हैं। सिंचाई के प्रबंधन की बात करें तो अभी 30 और 35 दिन की फसल हुई है, उसको मतलब पहली सिंचाई अभी इसको कर सकते हैं और इसके बाद 50 और 55 दिन में दूसरी सिंचाई भी कर सकते हैं अगर पानी हो तो। अगर नहीं हो तो एक सिंचाई में भी अपना उत्पादन ठीक हो सकता है। और इसके बाद हम इसमें निपिंग भी करवा रहे हैं। निपिंग करने से फ़ायदा होता है कि जैसे मुख्य टहनी को छोड़ के जो साइड वाली टहनी रहती है उनको हम तोड़ते हैं, जिससे उनका फूटन ज़्यादा होता है। फूटने से फ्लावरिंग ज़्यादा होगी और फ्लावरिंग होगी तो उसमें फल भी ज़्यादा लगेगा। शुरुआत में हम जैसे हम कीट को देखते हैं, उसके लिए हम हैंड प्रैक्टिस का उपयोग करते हैं। हैंड प्रैक्टिस का टी आकार की टहनी पूरे खेत में थोड़ी दूर पे लगाते हैं, जिससे पक्षी बैठते हैं और पक्षी बैठते हैं तो जो हल्की और इल्ली वगैरह रहती है उनको खाते हैं, जिससे कीट का प्रबंधन होता है। अगर इससे भी नहीं होता है कीट का प्रबंधन तो हम इस दवाई का स्प्रे करते हैं। कीट के रोकथाम के लिए समय से कीटनाशक का उपयोग करते रहना चाहिए, जिससे कि अच्छी फसल और अच्छा उत्पादन हो, जिससे किसान मतलब 4 से 5 क्विंटल पर बीघा उत्पादन कमा सके। किसान भाइयों, अभी आपने कृषक के अनुभव को जाना, जो कि सामान्य तरीके से ही उसका प्रबंधन करते हैं। इन प्रबंधनों के अलावा आप चने की फसल में वर्तमान के और कौन से समसामयिक प्रबंधन कार्यों को करें, जिससे कि आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति हो सके। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से। जो है चने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, जो आजकल रिज बेड पद्धति से जो हम कर सकते हैं। तो रिज बेड पद्धति से करने में ये लाभ होता है कि चना जो है हमारा जो जैसे पानी जब हम लगाते हैं तो चने में पानी अधिक लग जाता है, तो चना की फसल हमारी जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जब हम बेड पे लगाते हैं तो बेड पे पौधे की जो बढ़वार है बहुत अच्छी होती है और वो जो पानी है, पानी की मात्रा भी करीब 30% कम लगती है, क्योंकि जो पानी का जो तरीका है हमारा, जो नाली में हमारा पानी जाता है और बेड पे हमारा चना रहता है, तो इसमें जो चने में जो नुकसान होता है, जो गल जाता है, उससे जो है चने में कोई नुकसान नहीं होता और चने की जो बढ़वार है बहुत अच्छी रहती है। सिंचाई हमेशा हमको हल्की करना है। अगर बेड पे हम बुवाई करते हैं तो हमको जो लाइफ सेविंग इरीगेशन कहते हैं, जीवन रक्षक सिंचाई है, उस समय हमको सिंचाई करने की आवश्यकता है। बाकी जो है चने में जो है कम पानी लगता है। हम सभी लोगों को जानकारी देते हैं कि अन्य फसलों की अपेक्षा चने में जो है काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा ये कि चने में हम देखते हैं कि इल्ली की भी समस्या रहती है। तो इल्ली की समस्या के लिए हम टी आकार की 1 हेक्टेयर में करीब 20-25 जगह पर हम खूंटियाँ लगाएं, जिससे कि चिड़ियाँ उस पर बैठेंगी और जो भी कीड़े होंगे उनको जो है वो नष्ट करेंगी। और अगर हमको ये दिखाई देता है उसमें फेरोमोन ट्रैप्स भी लगा सकते हैं, तो उससे जो है कीड़ों की सघनता जो हम पता कर लेते हैं कि कितना कीड़ा हमारे फेरोमोन ट्रैप्स जो हम लगाए हैं उसमें आ गया है। तो फेरोमोन ट्रैप्स के माध्यम से हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि जो फेरोमोन ट्रैप्स है उसमें हम लूर लगाते हैं और लूर में जो है मादा की गंध आती है, तो नर कीट आकर के आकर्षित हो जाते हैं और उसमें जो है हम उसको पकड़ करके उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है चने में जो इल्ली की समस्या रहती है उससे भी निजात पा सकते हैं। दूसरा, अगर हमको जो बायोपेस्टिसाइड में हमारा NPB है या BT है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। NPB जो 100 LE जो है प्रति एकड़ के हिसाब से हम सुबह या शाम के टाइम में स्प्रे करें। जब इल्ली जो आपका जो घेंटी बन रही हो उस समय घेंटी बनने से पहले वाली अवस्था पे हम छिड़काव कर दें तो हमारी जो इल्ली की समस्या है वो नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम अगर चने की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से हमको 25 से लेकर के 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार मिल सकती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अगर आप तमाम राज्यों में अपना यूपी ढूंढ रहे हैं तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए हम लाते हैं सिर्फ यूपी की खबरों के बुलेटिन। वाले समय में खाने जो है वो ऑनलाइन होंगे। भ्रष्टाचार को मिटाना। उत्तर प्रदेश मामूली प्रदेश नहीं है। अपना यूपी रोज सुबह 7 से रात 10 तक हर 3 घंटे में।
ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है खैरतिया लखीमपुर से चरणजीत सिंह ने। आपके बताए हुए लक्षणों से प्रतीत होता है कि आपकी बकरी में एक्थाइमा रोग का प्रकोप हुआ है, जिसके निदान हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। के मौसम में बकरियों में खासतौर से बकरियों के जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मेमने होते हैं, उनमें बहुत सारे रोग फैलते हैं। उसको हम मुखसोथ कहते हैं या कंटेजियस एक्थाइमा। ये विषाणु जनित रोग है। ये रोग आमतौर पर सर्दी के मौसम में अधिक होता है। जो इसमें वयस्क या बकरियां हैं वो बहुत प्रभावित होती हैं। बड़ी बकरियां, बकरे, छोटे बच्चे इससे कम प्रभावित होते हैं। पशु यदि रोगी पशु के संपर्क में आते हैं या उनके जो संक्रमित चारा है, पानी है, उससे ये रोग तीव्रता से फैलता है और रोगी बकरी के मुंह पर या नाक के पास या जो मजल है उसके पास जो है काफ़ी फफोले जैसे पड़ जाते हैं, ये दाने पड़ जाते हैं और कुछ पैरों के भाग में इस तरीके के मस्से जैसे आ जाते हैं। जो हम देखते हैं तो उसमें ऐसे लगता है जैसे चेचक जैसी उभर गई है, लेकिन ये चेचक नहीं होती है। इसमें जो टिश्यू है उसमें वृद्धि हो जाती है। छोटे बच्चों में ब्रांकोनिमोनिया या अतिसार भी हो सकता है। कुछ में जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ में जो है पतले दस्त आ सकते हैं। उपचार के लिए प्रभावित भाग को फिटकरी से धो करके या पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से धो करके उसमें एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाएं और ज़्यादा यदि तीव्रता है तो एंटीबायोटिक युक्त क्रीम का लेप लगाएं, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाएं और बुखार को कम करने के लिए बुखार कम करने वाली दवा का इंजेक्शन या गोली दे सकते हैं। हमारे बकरी पालक किसान भाई इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, इन बीमारियों से बचाव करेंगे अपनी बकरियों का, तो जाड़े के मौसम में उनके बकरियों की मृत्यु कम होगी और इससे उनको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।